नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। क्योंकि कुछ दोस्तों का कमेंट्स भी था इसके ऊपर वीडियो शेयर करने के लिए। तो मेरे वीडियो से आपको हमेशा नया कुछ सीखने को मिलता है। तो सीखने के लिए आए हैं, तो ऑब्वियसली हमेशा आपको वेलकम रहेगा। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, तो प्लीज़ आप सीखिए, सीख कर काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है येस बैंक। आप सभी जानते हैं येस बैंक के बारे में। तो येस बैंक के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड किस बेसिस में लिया, किस तरीके से लिया, वो सबसे पहले दिखाऊँगा। सबसे पहले इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से नज़रिया देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो जब एक लंबा जर्नी हुआ, एक लंबा जर्नी का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए पैटर्न्स बना था। एक पैटर्न्स का जब बना, तब उसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया था। वो पैटर्न्स किस तरीके से है? यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक बाइंग रेंज बना था। कंटिन्यूअसली बाइंग रेंज का मतलब है, मान के चलिए कोई भी ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ, उसके बाद लगातार ग्रीन कैंडल बने, बीच में कोई भी रेड कैंडल होना नहीं चाहिए। तो टॉप लेवल और ग्राउंड लेवल का मार्किंग करना, जब यहाँ से नीचे आकर इस ग्राउंड लेवल को टच करेंगे, तो उस जगह पे एंटी बनेगा और टॉप लेवल में इसका टारगेट होगा। उसी तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करके मैंने यहाँ पे एक काम किया था और वो फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। फिर से सेकंड टाइम देखिए, फिर से उसी तरीके से एक पैटर्न्स बना। यहाँ पे 2 कैंडल के बीच में ही टोटल 32% का टारगेट बना, मतलब 32% का टारगेट देखने को मिला। तो मैं इंतज़ार किया, जब नीचे आएगा तब एंट्री लूँगा। तो फाइनली इस रेड कैंडल ने यहाँ पे एंट्री दिलाया और एंट्री होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए वो ऊपर जाएगा क्या नीचे आएगा वो तो मुझे पता नहीं, टाइम कितना लगेगा वो भी पता नहीं। मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो तब करता हूँ जब कंपनी का फाइनेंशियल डेटा बहुत शानदार हो। अगर मैं फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। तो कंपनी का देखिए दिसंबर क्वार्टर में हाईएस्ट देखने को मिला। अभी क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट जल्द आने वाला है। तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी और कितना ग्रोथ कर सकते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर वो भी देखेंगे तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को मिले हैं और कंपनी के जो नेट प्रॉफ़िट है, वो भी आपको शानदार तरीके से देखने को मिला। तो प्रॉफ़िट भी ग्रोथ हुआ, उसके साथ-साथ कंपनी के नेट एनपीए भी कंपनी का कम हुआ। तो कंपनी जहाँ पे 5 साढ़े 5% के ऊपर एनपीए हुआ करता था, आज वो एनपीए घट के 0.09% के आसपास है। एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी बैंक्स के लिए, किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए। अगर एनपीए ज़्यादा हो तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बुरी दिक्कत आ सकता है, क्योंकि कंपनी इसका एनपीए जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के हाथ में पैसा चला जाएगा कस्टमर के पास। तो इसका मतलब है मान के चलिए आपने ₹100, एक एग्ज़ाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, ₹100 लेकर मार्केट में लोन देने के लिए आए, ₹100 में कोई लोन नहीं देता, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो मान के चलिए 3 व्यक्ति को आपने लोन दिया, 4 व्यक्ति को आपको आपने लोन दिया ₹25 करके। तो ₹25 करके आपने लोन दिया और देखा जाए तो 3 व्यक्ति लोन वापस किया, बाकी 1 व्यक्ति लोन वापस नहीं कर पाए। तो आपका ₹25 का तो घाटा हो गया ना, उसके साथ-साथ इंटरेस्ट भी घाटा हो गया। तो वही डेटा को आप कहा जाता है एनपीए। तो इसी तरीके से कंपनी को समझना पड़ेगा। तो अभी एनपीए बहुत कम हुआ तो इसलिए इन्वेस्टर भी देखिए धमाका बाइंग कर रहा है। एफएस के पास तो होल्डिंग ना के बराबर था, आज एफएस के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, जो पहले ना के बराबर था और डीएस के पास भी देखिए बहुत शानदार होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि येस बैंक के ऊपर इस तरीके से पॉजिटिविटी होने के पीछे और एक कारण है। येस बैंक आप देख सकते हैं क्लॉक्स 14% जंप इन द फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 4 लोन्स, मतलब 14% जंप हुआ है कंपनी का फाइनेंशियल लोन्स में। मतलब कंपनी लोन जो कस्टमर को देते हैं, उनमें से लोन का जो परसेंटेज है फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो 14% यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली लोन जितना ज़्यादा दिया जाएगा और जितना लोन वो कस्टमर को देंगे तो उतना पैसा आने का, मतलब इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाँ, यहाँ पे ये बात कोई 100% गारंटी नहीं है कि कंपनी जो लोन दिया वो 100% वापस आएगा। ऐसे होगा नहीं, ऐसे होता होता तो येस बैंक आज 400 से ₹4 तक नहीं आते। तो कहने का मतलब है कि आज फिर से इसका मैनेजमेंट चेंज होने के बाद अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। बाकी येस बैंक के ऊपर मैं अभी फिलहाल के लिए बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज के बारे में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा। देखिए इन्फो एज का मेनली बिज़नेस क्या है? नौकरी डॉट कॉम, और जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊँगा। आप देखेंगे तो इन्फो एज इंडिया सेट टू बेनिफिट फ्रॉम हायर टेक जॉब लिस्टिंग, मतलब जो हायर टेक जॉब है, तो उस तरीके से जॉब कैटेगरीज़ के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, कस्टमर को सर्विसेज़ दे रहा है। मतलब मान के चलिए आपको हायर कैटेगरीज़ का जॉब चाहिए, तो आप कहाँ पे जाकर जॉब ढूँढेंगे? तो एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए था, तो इसलिए इन्फो एज इस सॉल्यूशन लेके आया है। तो जिसके चलते ये बहुत सारा व्यक्ति इन्फो एज के सब्सक्रिप्शन लेंगे और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद डायरेक्टली कंपनी का एक प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ होगा। क्योंकि देखिए कुछ टाइम ऑफ पीरियड में आप देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में
सेल्स के मामले में कंपनी का सेल्स में ग्रोथ कम हो गया, 590 से 627 हो गया। और एक्सपेंस भी कंपनी क्या किया, कंट्रोल में रखा। और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, बीच में लॉसेस हो गया था, अभी कंपनी फिर से रिकवरी किया। हाँ, लॉसेस क्यों हुआ था उसके पीछे रीज़न भी था कि ऐसे नहीं कि कंपनी का लॉस हो गया, कंपनी का एक्चुअली कुछ लॉस नहीं था, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक था, कंपनी का आधा से इनकम में लॉस हुआ था, जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग लॉस देखने को मिला। तो बाकी इन्फो एज कोई खराब कंपनी नहीं है, कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी भी नहीं है, 73,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और इस सेक्टर में एक बेस्ट लेवल का कंपनी काम कर रहा है, क्योंकि इसका कंप्यूटर के हिसाब से बात करूँ तो ई कॉमर्स बिजनेस में कंपनी लीडिंग कंपनी है, इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। और देखा जाए तो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है खुद के सेक्टर के, और ई कॉमर्स बिजनेस में कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। बाकी कंपनी की 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, पूरा का पूरा डेट फ्री कंपनी है। और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। चाहे प्रोमोटर हो, चाहे एफआईएस हो, चाहे डीएस हो, सर सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके कंटिन्यू करना चाहते हैं। बाकी कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो फाइनली, जो इतने दिनों का मेरा इंतजार था, बहुत दिनों तक मैं इंतजार किया, क्योंकि शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बनने के बाद फिर से एक शोल्डर बना। तो जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बनता है तो आपको एक चीज़ों को याद रखना है कि जब पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को ब्रेकआउट करना चाहिए कोई हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ, उसके साथ उस ब्रेकआउट के ऊपर कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुआ तो वो कभी ना कभी रीटेस्ट जरूर करेगा। तो रीटेस्ट करने में मैं हमेशा एंट्री लेता हूँ। तो रीटेस्ट करने में इस जगह पे मैंने एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया, और वही लेवल तक जाकर रुक चुके हैं जो इसका प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है मैं एक बार आपको दिखा भी दूँ, तो और भी आपको सारी चीज़ों को क्लियर कट थिंकिंग में मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस लेवल में, मतलब तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट लेवल जो टारगेट है इसका, वो करीबन निकल कर है 6400 के आसपास। तो इस लेवल तक जब जाएगा तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस शायद आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी इसके ऊपर इस लेवल तक जाने के लिए मैं इंतज़ार करूँगा। कितने दिनों तक जाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी आप इस वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर एक लाइक कर देना। और हाँ, मेरे वीडियो में सारे डेटा आपको सिखाने के लिए होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। अगर काम करना है तो आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, आईआरएफसी। देखिए आईआरएफसी के ऊपर मैं पिछले वीडियो में बताया था कि इस कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, क्योंकि कंपनी आज आपको शायद कंपनी का प्राइस देखकर आपको लग रहा होगा कि कंपनी बहुत छोटा है, मगर कंपनी 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है, इतने बड़े कंपनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है इस कंपनी के ऊपर जानते हैं, कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है जो कंपनी आगे बढ़ने में दम रखते हैं। मतलब क्या है, कंपनी 100% मार्केट से पैसा उठा पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, और गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से कंपनी नंबर 1 कंपनी है। फाइनेंस के जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी नंबर 1 कंपनी है। और एक बात मैं और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आरएफसी के ऊपर एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, वो क्या है? वो है कंपनीज़ के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनी का जो मार्केट कैप है, वो सबसे ज़्यादा है, ये बात तो सही है। उसके साथ-साथ कंपनी के जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है, वो भी अच्छा खासा डेप्थ लेके रखा है। और सबसे मज़ेदार बात है, कंपनी मार्केट से 100% पैसा उठा पाते हैं। क्योंकि कस्टमर को जो लोन दिया जाता है, तो वो लोन बहुत जगह पे आपको डिफ़ॉल्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एनपीए में हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ, जैसे मैं येस बैंक के ऊपर दिखाया, तो इस कंपनी का कोई एनपीए है ही नहीं, क्योंकि कंपनी सरकार को लोन देते हैं, गवर्नमेंट को लोन देते हैं, और वो भी रेलवे गवर्नमेंट को, जहाँ पे लोन डिफ़ॉल्ट आज तक नहीं हुआ। तो बाकी कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। हाँ, आप बोल सकते हैं कि कंपनी का सर ग्रोथ तो उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए 2 लाख करोड़ की कंपनी है, इसमें आपको हर साल में बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स ग्रोथ आपको दिखेगा, ऐसे होगा नहीं। तो उसमें आपको थोड़ा-थोड़ा करके ग्रोथ दिखेगा। आप ये देखना कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितने परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहा है। देखिए बहुत शानदार कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। 21% तक कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, और प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 28% 25% के आसपास देखने को मिले। बाकी सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो 3 साल में 89% और 1 साल में 439% के आसपास देखने को मिले। बाकी रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 10 साल में 13%, 5 साल में 14% और 3 साल में 15% और लास्ट ईयर में 15% के आसपास देखने को मिले। तो इस सॉरी, इस आईआरएफसी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए आईआरएफसी के ऊपर क्या बताया जा रहा है? देखिए आईआरएफसी मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन है, उसके ऊपर जो जो इसका चीफ रिस्क ऑफिसर है, वो रीज़निंग दे चुके हैं,
और रीज़निंग देने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर ही बनता हुआ देखने को मिला, क्योंकि देखिए कोई अच्छे स्टाफ और कोई भी अच्छे मैनेजमेंट अगर रिज़ाइनिंग दे, तो वहाँ पे एक कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट होता है। कभी-कभी कुछ कंपनीज़ के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट भी है। जब राणा कपूर जी येस बैंक के ऊपर रिज़ाइन दिए थे, तब येस बैंक एक धमाका परफ़ॉर्मेंस किया था। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहेगा कि सर रिज़ाइनिंग दे रहा है तो मैनेजमेंट तो कंपनीज़ के ऊपर तो प्रॉब्लम होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। उसका मैनेजमेंट के कारण ही येस बैंक आज खतरे में पड़ चुके हैं। तो मैनेजमेंट बाहर हो रहा है, खराब मैनेजमेंट तो अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट कितना अच्छा था, कितना खराब था, वो तो आपको चार्ट में दिखेगा। तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, इसका मतलब उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। तो फिर भी देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था। इस रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करने के बाद फाइनली इसके ऊपर एक छोटा-सा ब्रेकआउट किया और मुझे नहीं लग रहा कि इतना लंबा ब्रेकआउट है। मैं इसके ऊपर एंट्री तब लूँगा जब मुझे कप विद हैंड पैटर्न्स दिखेगा। तब तक मैं इंतज़ार करूँगा, तब तक मैं होल्ड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स बना, पहले एक देखिए यहाँ पे पुल बना, उसके बाद यहाँ पे फ्लैग बना। मतलब फ्लैग विद पुल जैसे पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है। तो जब फ्लैग विद पुल जैसे पैटर्न क्रिएट होता है, उसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो एक बड़ा धमाका देखने को मिल जाता है। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।